हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है इकोनॉमी का। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा जरूर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको डेली 5 बजे जो लेक्चर, शाम को 5 बजे 5 PM आपको लेक्चर मिल जाता है। आज हम करेंगे अर्थव्यवस्था का संगठन। मैंने कल बताया भी था हम ये टॉपिक करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, तो कैसे, लेकिन ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये क्वेश्चन नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बच्चे आंसर ये लिखते हैं, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम इन 3 टॉपिक्स को करेंगे। और इन 3 टॉपिक्स में से कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन सी हमें नोट डाउन करनी है, वो सारी चीज़ आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। और लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग अभी हमारे फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, तो वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, आपको मेंस के अंदर लिखा लिखा आएगा एक क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का संगठन। अर्थव्यवस्था को किस प्रकार संगठित किया जाता है या किया जा सकता है? अपना उत्तर दीजिए या अपने विचार प्रकट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को संगठित कितने प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार से किसने डिसाइड किया, और किस प्रकार हम 3 प्रकार से ही क्यों करते हैं? तो जो सभी देशों की डिमांड है, अभी समय सामयिक डिमांड विचारधारा के तहत विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से संगठित किया जाता है। जो सारे दुनिया के देश हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 प्रकार से ही अपनी अर्थव्यवस्था को संगठित करते हैं। सबसे पहला है पूंजीवादी, जिसका एक एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, यूएसए है। सीधा और सीधा एग्जांपल इसका यूएसए है। राज्य अर्थव्यवस्था चाइना, लेकिन अभी इसका एग्जांपल चाइना नहीं रहा है, और अभी तो राज्य अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज़ रही ही नहीं है। और थर्ड है मिश्रित। तो मिश्रित का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडिया, इंडोनेशिया। तो ये कंट्रीज हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई, उसको क्या कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है। ये 1776 में एक बुक छपी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा। बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। आप याद रखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है सीधा कि 1776 द वेल्थ ऑफ नेशन बुक कब छपी? 1776 में। किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ के द्वारा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? चलिए, और एडम स्मिथ की जो मृत्यु हुई थी वो 1790 में हुई थी। 1723 से 1790 तक एडम स्मिथ के बारे में जान लीजिए। ये स्कॉटलैंड से थे। तो आप कभी पूछा जा सकता है एडम स्मिथ किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे, याद रखिए। उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर दिया, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चलती है? पूंजीवादी। और जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चलती है। जैसे कि कुछ लोग डिमांड करते हैं, मान लीजिए आपने डिमांड की कि आपको कपड़े चाहिए, तो किसी दूसरे बंदे ने वो कपड़े बना दिए। आपने डिमांड की कि आपको फूड चाहिए, दूसरे बंदे ने वो फूड बना दिया। तो आप डिमांड करते जा रहे हैं, दूसरा बंदा सप्लाई देता जा रहा है। तो ये होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई पर। जो पूरा है बाजार है हमारा, जो हमारा बाजार है वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। और उसी वजह से ये इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी, फल फूल रही थी उस समय पे। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चल रही थी। और उन्होंने कहा था, जो एडम स्मिथ ने कहा था, कि बाजार की शक्तियाँ और अदृश्य हाथ, ये 2 चीज़ें होती हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा काम करती हैं। और सरकारी तंत्र का, सरकार का इसमें कोई भी जो इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो वो होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अभी जो हमारी यूएसए है, यूएसए के अंदर यही अर्थव्यवस्था चल रही है। यूएसए के अंदर जो सारा कुछ है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर है। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर जो भी चीज़ की डिमांड होती है वही चीज़ वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसी चीज़ की प्रोडक्शन भी वो बढ़ा देते हैं। सेम यही चल रहा है यूएसए के अंदर। तो यूएसए की जो पूरी इकोनॉमी है वो मार्केट डेवलप्ड है, बाजार से चलती है उनकी इकोनॉमी, कि उनके बाजार की जो डिमांड है बाजार की, वही वो चीज़ें बनाएंगे। तो ये वहाँ की। और इसके अलग नाम क्या है, वो नाम जरूर याद रखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ और नाम है, 3 और नाम है, ये जरूर याद रखिए। कई बार आ जाता है कि मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट, इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और उसमें कितनी कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये मार्केट ड्रिवन होती है, मार्केट इसको चलाती है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती, तो सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है राज्य अर्थव्यवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है कि हम राज्य अर्थव्यवस्था को या हम स्टेट इकोनॉमी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और आप मतलब एग्जाम्पल सहित व्याख्या कीजिए या उत्तर दीजिए।
तो देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत किसने दिया था? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मन के थे। उनका जन्म कब हुआ? 1818 में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1883 में, 1883। तो याद रखिए। तो उन्होंने क्या था, उन्होंने पहली बार क्या किया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ये राज्य अर्थव्यवस्था का, उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास ही सारे हक हों। मान लीजिए एक कंट्री है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या रेट है, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, या फिर कोई एक बंदा डिसाइड करेगा। तो उसको बोलते हैं राज्य इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे क्या है कि सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा उसके जो लोगों पर। तो ये उन्होंने इसको अच्छी चीज़ कहा था। और जो सबसे पहले ये कब आया था? ये 1917 के अंदर किसने फॉलो किया था ये सिद्धांत? ये 1917 में यूएसएसआर, सोवियत संघ ने ये चीज़ फॉलो की थी। और यूएसएसआर के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था फ्रेंड्स? आपको पता है यूएसएसआर टूट गया। चलिए नीचे कमेंट कीजिए कि यूएसएसआर कब टूटा, जो सोवियत संघ था वो कब टूटा, जो 13 कंट्री से वो कब अलग हुए। तो यूएसएसआर के टूटने का सबसे बड़ा कारण उनकी इकोनॉमी था, राज्य अर्थव्यवस्था थी, ये उनका कारण था। वो चाहते थे कि हमारी या तो कैपिटल इकोनॉमी हो या फिर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी हो। वो नहीं चाहते थे कि हम राज्य अर्थव्यवस्था के अंडर रहें, क्योंकि जब सोवियत संघ था तो सारे डिसीजन सोवियत संघ ही लेता था और कोई भी वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। चलिए, यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के साथ कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियां हैं। तो वो दो अलग अलग शैलियां जरूर याद रखिए कि राज्य अर्थव्यवस्था के आगे दो सब पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो दो पार्ट्स फ्रेंड्स, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स क्या होता है कि टोटल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सरकार के अंडर आ जाएंगी। और सरकार के अंडर आने के साथ साथ आएंगी तो सरकार के अंडर, लेकिन आगे सरकार के कुछ लोग होंगे जो उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। और वो कहते थे कि सरकार इन चीज़ों को किसी 5-10 बंदों को या किसी ग्रुप को या फिर लोगों के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जाए। वो ये चाहते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो संसाधन होते हैं वो सामूहिक नियंत्रण के अंदर कंट्रोल रहे, कि मतलब उसको ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो साम्यवादी होता है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरकार, जो हेड है सरकार का, उसी के अंडर कंट्रोल रहेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था थी यूएसएसआर के अंदर, जिसको कि रशिया बोलते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, याद रखिए, ये बेटर थी, उससे अच्छी थी। उसके बाद 1985 में चीन के अंदर साम्यवादी अर्थव्यवस्था की गई, कि सिर्फ और सिर्फ माओ जेडुंग थे जो चीन के, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ये अर्थव्यवस्था चलाई थी कि सारा कुछ उनके ही कंट्रोल में, जो वो कहते थे वही चीज़ प्रोड्यूस करनी थी। उन्होंने कह दिया कि 1000 कारें प्रोड्यूस कर दो, तो 1000 कार्स बना दी। उन्होंने कह दिया कि 1,00,000 टन कोई चीज़ बना रहे तो उन्होंने वो चीज़ बना दी। अगर उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं प्रोड्यूस करनी तो नहीं प्रोड्यूस करनी। उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए गेहूँ 10 रुपये किलो है तो वो 10 रुपये किलो है, कि जो उन्होंने कह दिया वही सब कुछ है, उनके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं डिसाइड कर सकता। तो वो होता है साम्यवादी। तो साम्यवादी का एग्जाम्पल है चीन, लेकिन अब चीन साम्यवादी नहीं रहा है और ना ही अब यूएसएसआर समाजवादी रहा है। ये मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के जो कारण, ये जो चीज़ें आई थी, इन सब की कुछ ना कुछ कमियां थी। इन कमियों के कारण ही वहाँ पर ये जो सरकारें हैं, जो इकोनॉमी है पूंजीवादी और जो राज्य इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी, ये नहीं चल पाई। उसके बाद मार्क्स ने क्या कहा, सुन लीजिए। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन यह वास्तविकता में कभी होता ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें कही। नेक्स्ट जो थर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप ये जो चीज़ें लिखी हुई पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लिया कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, तो मैं आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पीडीएफ में आपको जैसे ये मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ऐसे लिख दिया है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, राज्य और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था होती हैं। तो मिश्रित की जरूरत क्यों पड़ी? जब राज्य अर्थव्यवस्था थी तो क्या था, सारा कुछ राज्य के कंट्रोल में था। तो लोग क्या चाहते हैं, वो सरकारें कई बार ध्यान देती, कई बार ध्यान नहीं देती। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। जो रिच पीपल थे वो और रिच होते जा रहे थे, जो गरीब है वो और गरीब होते जाता था। किसी को गरीब की नहीं पड़ी थी कि हाँ गरीब की बुरी हालत है, गरीब के घर में रोटी बनती है या नहीं बनती। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मतलब नहीं था उस समय पे। और जब राज्य का क्या है कि मान लो कोई एक काम करता है, राज्य में ये होता है कि मान लीजिए दो बंदों ने सेम काम किया तो दोनों को सेम खाना मिलेगा। मान लीजिए इस बंदे ने ज़्यादा काम किया, फिर भी इसको सेम ही खाना मिलेगा, इसको सैलरी भी सेम मिलेगी। तो ये तो राज्य हो गया। और पूंजीवादी में ये होता है कि मान लीजिए दो बंदे, ये था कि जिसके पास जितना पैसा है उसको उतना ही जो जितना काम करे उसको उतना पैसा मिलेगा। तो इससे जो बंदा काम नहीं कर पा रहा था उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो दोनों में कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ राज्य में कमियां थी, कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कमियां थी। तो वो कमियां दूर करने के लिए 1929 में
जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, आर्थिक महामंदी चल रही थी, बेरोजगारी थी, अमेरिका और जो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वो महामंदी की पकड़ में आ चुके थे। उनके पास ना ही तो कुछ खाने को बचा था, ना ही कुछ प्रोड्यूस करने को। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब लोगों को लोन दे देकर मतलब कि इकोनॉमी को भट्ठा बैठा दिया था। तब जाकर ये जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, ये कॉन्सेप्ट क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंड्स 1929 में आया था, और उसके बाद ऑस्कर लॉन्ज ने इस पे कॉन्सेप्ट दिए कि जो चीज़ें राज्य की अच्छी हैं वो राज्य की चीज़ें कॉन्सेप्ट कर लो। राज्य की क्या चीज़ें अच्छी है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार एग्जाम के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में 150 वर्ड लिखने पड़ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था जैसे कि पुअर पीपल, उनका ध्यान देते हैं, ये पुअर पीपल के बारे में राज्य अर्थव्यवस्था। सेकंड, राज्य अर्थव्यवस्था ना ही तो इन्फ्लेशन को महंगाई को बढ़ने नहीं देती, और ना ही जो मान लीजिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट अस सपोज, मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। आपने कोई खिलौना प्रोड्यूस किया, आपने 10 रुपये का प्रोड्यूस किया, अब और भी लोगों ने वो प्रोड्यूस कर दिया, तो आपको वो 10 रुपये का खिलौना 5 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो सरकार क्या करेगी? 5 रुपये तो आप कस्टमर से ले लीजिए, 2 रुपये आपको क्या राज्य सरकार आपको दे देगी राज्य इकोनॉमी में, कि 2 रुपये आपको 7 रुपये मिलेंगे। जहां पर आपको 5 रुपये का नुकसान होना था, वहां पर अब आपको 3 रुपये का नुकसान होगा। तो राज्य कहीं ना कहीं लोगों के भले के बारे में सोचता है राज्य, कि हाँ किसी का नुकसान ना हो। गरीबों के बारे में राज्य सोचता है, हर किसी को खाना प्रोवाइड करा देता है, और जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे उनके बारे में भी सोच रहा था। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है? जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, आपने 1.5 करोड़ रुपया किसी चीज़ पे खर्च कर दिया, उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट के आपको प्रॉफिट होगा वो सारा आपको ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है? राज्य के अंदर हमें प्रॉफिट देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इसका एग्जांपल है इंडिया। अब इंडिया के अंदर आपको पता है अंबानी भी इंडिया के अंदर रहते हैं, और जो बैगर गलियों पे सड़कों पे घूमते हैं वो भी इंडिया के अंदर रहते हैं। अब अंबानी कितना अमीर है, वो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। और जो राज्य अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पीडीएस सिस्टम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो एपीएल और बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता होगा जो सरकारी डिपो होते हैं जो खाना प्रोवाइड कराते हैं, जो लोगों को सरकारी डिपो वो जो अनाज प्रोवाइड कराते हैं 2 रुपये किलो, और चावल 5 रुपये किलो, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब राज्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो इसलिए मिश्रित इकोनॉमी ही सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। आज यूएसए भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, मिश्रित इकोनॉमी को। यूएसएसआर भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। और जो चाइना है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी देख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो लोगों का ध्यान रखा जाता है, लोगों के हितों के बारे में सोचा जाता है। और फ्रेंड्स, अब आपके लिए इनमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आपको क्या करना है? घर जाकर फ्रेंड्स, आप जहाँ से लेक्चर सुन रहे हैं, आपको करना क्या है? अर्थव्यवस्था को संगठित किस तरह से करते हैं इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड में लिखिए, 50 वर्ड में, कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार संगठित करते हैं। और अर्थव्यवस्था के बारे में 30 वर्ड, पूंजीवादी राज्य के बारे में 30 वर्ड, और मिश्रित के बारे में 50 वर्ड। तो टोटल आपको इसमें से 160 वर्ड कहे हैं मैंने, तो टोटल आप 150 वर्ड में इसका आंसर लिखकर आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया हुआ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अंदर मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं आंसर राइटिंग की तैयारी, जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसकी तैयारी भी अभी से आपको साथ साथ करवानी शुरू कर दूंगा, और मैं आज पहला क्वेश्चन दे भी दिया है। कल आपको नेक्स्ट लेक्चर दिया जाएगा। कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, कल का लेक्चर 25 से 30 मिनट का रहेगा। उसके अंदर हम जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर अध्याय पहला है इसका मतलब कि 50 से 60% कवर कर जाएंगे। फिर लास्ट 2 लेक्चर में हम ये खत्म कर देंगे ये चैप्टर को। और उसके बाद, क्योंकि इकोनॉमी में फ्रेंड्स आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इकोनॉमी में प्री के अंदर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर। और कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मिलेंगे। तो इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इकोनॉमी में मेंस के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 40 से 60 नंबर का काम तो आप मेंस का यहीं से कर लेंगे लेक्चर सीरीज के। और इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए पसंद आ जाए, और पसंद नहीं आए तो प्लीज़ बता दीजिए कि सर इस वजह से हमें आपका लेक्चर पसंद नहीं आया, तो वो चीज़ उन कमियों पर मैं सुधार कर लूँगा। और पसंद आए तो इसको लाइक और एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दूसरों तक ये चीज़ें पहुँच जाए। जो लोग एजुकेशन फ्री में लेना चाहते हैं, या जो लोग एजुकेशन नहीं खरीद सकते, मतलब बाहर से वो कोचिंग नहीं ले पाते, वो पे नहीं कर पाते, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और फ्रेंड्स, दैनिक जागरण का एनालिसिस जरूर सुना कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके लिए रोजाना दैनिक जागरण का एनालिसिस किया जाता है। थैंक यू।